क्या हेडिंग डालनी है? कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स वगैरह डिफाइन करा था। अब फोर्सेस कई होते हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, प्रैक्टिकल कंडीशन है, उसमें कई फोर्सेस होते हैं जो एक्ट करते हैं। अब फोर्सेस कोई हो सकते हैं, किसी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स हो सकता है, अगर वो कैसे हो सकता है, एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकता है। अगर उसके इंटरनल पार्टिकल्स की वजह से तो सिस्टम में वो इंटरनल होगा, वरना एक्सटर्नल होगा। हमारे लॉस किसके लिए एप्लीकेबल थे? हम पॉइंट बॉडी मान के चल रहे थे और सब पे कौन से फोर्स थे? एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहे थे। उसके अलावा कौन से फोर्सेज हैं जो एक्ट करते हैं? एक फेमस फोर्स है क्या? फ्रिक्शन। एक फोर्स और क्या है? टेंशन। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स जब भी अर्थ पर कोई भी फिनोमेनन हो रहा है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स है जो हमेशा लगी लग रहा है? ग्रेविटेशन। हो सकता है कि किसी केस में इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाए, रिएक्शन की वजह से जीरो हो जाए, नेट इफेक्ट, इसका इफेक्ट ना दिख रहा हो, बट ये एक्ट तब भी करता है। कोई भी बॉडी है अर्थ के ऊपर तो उसके ऊपर एक ऑल टाइम यूनिवर्सल परवेसिव फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन। साथ ही साथ फ्रिक्शन भी क्या होता है? हमें सभी केसेस में फ्रिक्शन भी दिखता है, कुछ जगह पर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। टेंशन क्या होता है? टेंशन इन स्ट्रिंग बेसिकली हमें पढ़ना है, टेंशन तो हमें बाद में पढ़ना है, ठीक है, मैकेनिक्स सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज। टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है? हाँ, स्ट्रिंग से क्या समझते हैं? जैसे स्ट्रिंग बनाई है, क्या है स्ट्रिंग? स्ट्रिंग कोई भी एक ऐसी बॉडी है जिसकी लेंथ ज़्यादा हो और वो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। जब लेकिन उसको स्ट्रेच करते हैं, जब उसके आउटवर्ड फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होगा? हमेशा स्ट्रेच रहेगा। इसको भी ठीक से बता दूंगा। और उसके अलावा क्या है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग्स का यूज कहाँ बहुत ज़्यादा होता है? मशीन्स में, टॉयज में, सब में। सो अगर वैसे केसेस है तो स्प्रिंग फोर्स। बट स्प्रिंग का मतलब सिर्फ स्प्रिंग से नहीं है, कोई भी चीज कंप्रेस हो और छोड़ने पर वापस अपने शेप में आ जाए उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्प्रिंग, ठीक है। जैसे कि पिलो केस होता है, पिलो कैसे बेंड करे और छोड़े तो वो वापस आ जा रहा है। जो बो होती है धनुष, ठीक है, उसकी जो स्प्रिंग है वो भी क्या है? वो भी स्प्रिंग की तरह एक्ट कर सकती है। तो स्प्रिंग से ये नहीं एज्यूम करना है कि सिर्फ वही स्प्रिंग जो हमें दिखाई देती बस वही है, हमें स्प्रिंग फोर्स की बात करनी है, ठीक। सो हेडिंग में इतने डाल दो, कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। ये फोर्सेस हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर लिखा हो स्पेशली, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन फोर्सेस को इग्नोर कर दें। जैसे कोई भी वेट हमें किसी बॉडी का निकालना होता है तो हम अपने आप निकाल लेते हैं ना। वेट क्या हो जाता है किसी बॉडी का? मास का m g। फोर्सेस लिखो, कॉमन फोर्सेस। फिर इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। मेनली हमें कौन सा पढ़ना है? फ्रिक्शन। ग्रेविटेशन अभी नहीं पढ़ना है, ग्रेविटेशन का हमारे पास एक अलग से चैप्टर है, ठीक। उसके अलावा स्प्रिंग फोर्स, टेंशन इन स्प्रिंग, फोर्सेस और भी होते हैं। इसके अलावा भी और से फोर्सेस हैं, जैसे विस्कोसिटी भी एक फोर्स होता है, वो फ्लूइड्स में एक्ट करता है, वो भी हमें बाद में पढ़ना है। सर माइक लगा देंगे, सब बोल रहे थे कि याद दिला दिया करो सबको। यहाँ से वहाँ तक माइक पहुँचेगा नहीं। फिलहाल इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। फोर्सेस कई तरीके के होते हैं, हमें कुछ कॉमन फोर्सेस की बात कर रहे हैं जिसे हमें देखना है। अब इसमें से बात करते हैं इसकी, स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं। लिखो हेडिंग डाल लो स्प्रिंग फोर्स, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना है। स्प्रिंग फोर्स का मतलब क्या था? जब भी कोई चीज इलास्टिक हो, इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें किसी चीज में क्या हो? इलास्टिक में इलास्टिक बॉडी किसे बोलते हैं? जैसे रबर है, रबर इलास्टिक है क्या? तो क्या मतलब हुआ इलास्टिक होने का? अपने शेप को दोबारा, हाँ, अपने शेप को वापस। जब भी किसी पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने पर उसका शेप चेंज हो जा रहा है, ठीक, और वो फोर्स रिमूव करने पर वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसी बॉडी को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। सो वापिस आ रहा है, जब फोर्स को हटा दिया तो ये वापिस अपने शेप में आ गया, यानी फिर से उसके पार्टिकल्स का मोशन हुआ। और मोशन कब होता है, अपने आप। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी मोशन में चेंज कब आएगा, जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करा। तो यानी कि जो शेप में अपने आप वापिस आ जाता है, ये जो चेंज है ये कोई फोर्स कर रहा हो, उस फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पहले से कंडीशन में लाना, तो इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स होता है। लिखो, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड, when a spring is compressed or extended by an external force, when a spring is compressed or extended by an external force, वही हमें बात करनी सभी जगह एक्सटर्नल फोर्स की। तो क्या होता है, a restoring force is generated, restoring force is generated। जब भी किसी इलास्टिक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नली, तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, जो उस फोर्स को रेजिस्ट करेगा और उस फोर्स को हटाने पर वापस अपने शेप में ले आएगा। ठीक, फुल स्टॉप। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू the compression or elongation. This force is proportional to the compression or elongation. जब फोर्स लगाया था तो बॉडी में जितना चेंज हुआ, जितना वो कंप्रेस हुई बॉडी या जितना इलॉन्गेट हुई, उतना ज्यादा फोर्स। स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग को थोड़ा सा प्रेस करें तो कम फोर्स लगेगा, ज्यादा कंप्रेस करें तो ज्यादा फोर्स लगेगा। सो इसलिए इस स्प्रिंग फोर्स को हम लिखते हैं, लिखो, स्प्रिंग फोर्स, ये वही है रिस्टोरिंग फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड k इज इक्वल टू, k क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी का, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। इस कोर्स को, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट है। इसका एक नाम होता है स्प्रिंग के केस में, इसको बोलते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट। ठीक है, स्टिफनेस कांस्टेंट लिख लो उसमें नीचे, स्टिफनेस कांस्टेंट कॉमा लगा, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहता है। अब इसमें साइन माइनस में क्यों लगा है, साइन माइनस में क्यों लगा है, ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है जो रिस्टोर कर। जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच करा, सो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग किधर को जाना चाहेगी, किधर को जाएगी, अंदर की तरफ ना। हमने जब बाहर एक्सटेंड करा तो वो अंदर की तरफ, जो भी हम फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, उसका उल्टा होगा। जब कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग, बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो इसलिए नेगेटिव साइन लगा। ठीक, इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद लिखो टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। For an inextensible string, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या है, कोई ऐसी स्ट्रिंग जिसकी हम लंबाई बढ़ाना सकें, जिसकी लंबाई एक्सटेंड ना हो उस तरह। फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग द फोर्स कांस्टेंट इज वेरी हाई, द फोर्स कांस्टेंट इज वेरी हाई। स्ट्रिंग का एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि वो प्रैक्टिकल करा होगा बॉब और पेंडुलम वाला ना, उसमें क्या करते थे, बॉब को कैसे लटकाते थे, एक स्ट्रिंग से लटकाते थे। तो स्ट्रिंग कैसी बना लेते थे, उसको क्या एज्यूम करते थे, कुछ एज्यूम्पशंस याद है, स्ट्रिंग का मास कितना होता था, मासलेस। स्ट्रिंग को एज्यूम करते थे मासलेस, साथ ही क्या करते थे कि वो इनएक्सटेंसिबल है, उसकी लंबाई फिक्स है, बढ़ नहीं रही। लिखा क्या है, द
फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग द फोर्स कांस्टेंट इज वेरी हाई ना, लिखो फुल स्टॉप। द रिस्टोरिंग फोर्स is called tension. The restoring force is called tension, and is assumed to be constant throughout the string, and is assumed to be constant throughout the string। मतलब क्या है? हाँ, यहाँ पर constant throughout the string। मान लिया कि ये कहीं पर एक जगह एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग ऐसे, यहाँ पर कोई मास m अटैच है। तो जब मास m इसके ऊपर अटैच है, इस मास का कुछ वेट होगा। वेट कितना होगा? mg। वो वेट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। और वेट क्या होता है? एक टाइप का फोर्स है। तो mg फोर्स एक्ट करेगा। यही mg फोर्स क्या होगा? इस स्ट्रिंग पर भी लगेगा। तो जब स्ट्रिंग पर फोर्स लगेगा तो उसमें भी क्या होगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन। ठीक है, स्ट्रिंग के केस में उसको बोलते हैं टेंशन। ठीक, थोड़ा सा लेकिन डिफरेंस क्या है? अब टेंशन किधर को लगेगी? माइनस था ना, टेंशन किधर को लगेगी? ऊपर की तरफ। ये हो जाएगा T। अब कहाँ कहाँ पर टेंशन लगेगी? इसका एक जस्ट पॉइंट यहाँ पर है, फिर उसके ऊपर और जाए और जाए और जाए, हर दूरी पर जाए। सो कोई कह सकता है कि इसका अलग अलग हो सकता है सब जगह टेंशन, बट हमारा क्या है कि हम एज्यूम करते हैं कि पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सब जगह सेम है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मास अटैच है उस जगह पर टेंशन ज़्यादा है, ऊपर जाने पर कम होगी, जो कि यूजली प्रैक्टिकली होता भी है। ओके, टेंशन सब जगह सेम ही है, यानी यहाँ पर भी टेंशन, कोई पूछे इस पॉइंट पे तो यहाँ पर भी टेंशन, ऐसे ही सब जगह। ठीक, एक पॉइंट उसमें लिख लो। नेक्स्ट, टेंशन इज कहाँ लिखा? टेंशन इज ऑलवेज अवे, टेंशन इज ऑलवेज अवे और आउटवर्ड, away or always outward from the point of applied force, from the point of applied force। ओके, अब ये चीज समझ लो थोड़ा। ये यहाँ पर स्ट्रिंग ऐसे अटैच है इसमें और इसी पॉइंट पर नीचे mg फोर्स लग रहा है, तो टेंशन किधर होगी? ऊपर की तरफ। टेंशन हमेशा क्या होगी? जहां पर फोर्स लग रहा है उससे बाहर की तरफ, उससे दूसरी तरफ। ये जो मास है, ये जो इस रस्सी से लटका है, नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा? इसके ऊपर तो mg फोर्स लग रहा है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? क्या कहता है? फिर से उस दिन याद करा था, फिर से याद करा है। क्या बोला था उस दिन? हाँ, फिर पूछना चालू करेंगे, करें चालू? बताओ क्या था? बोलनी चाहिए थी ना। जब तक किसी बॉडी पर फोर्स ना लग रहा हो एक्सटर्नल, वो क्या होता है? उसी पोजीशन पर रहती है। अब ये बॉडी रुकी हुई है ना, इस रस्सी से लगने की वजह से रुकी हुई है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। अब इसके ऊपर नीचे mg लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन को मान लिया माइनस, तो कोई और फोर्स होना चाहिए तभी तो ये जीरो होगा। वो फोर्स कौन है? टेंशन। टेंशन किधर को? ऊपर की तरफ ले रही है, यानी कि T माइनस mg क्या होना चाहिए? जीरो। सो T इक्वल टू क्या जाएगा? mg। जितनी टेंशन की वैल्यू कितनी है? mg के बराबर। यही रीजन है कि ये ब्लॉक रुका हुआ है, नीचे नहीं गिर जा रहा। जैसे फैन लगा है सीलिंग में अभी, अब वो फैन नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि जॉइंट है किससे? एक स्ट्रिंग लगी है उसके ऊपर,
वो जो रॉड है उसे हम स्ट्रिंग एज्यूम करेंगे। सो स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग क्या जनरेट कर रही है? टेंशन। और टेंशन की वजह से ये नेट फोर्स क्या हो जाता है फैन पे? 0, और फैन अपनी पोजीशन पर रुका हुआ। इतना क्लियर? टेंशन हमेशा क्या लगेगा? आउटवर्ड लगेगा। अब देखो यहाँ पर, देखो जैसे यहाँ फोर्स लगा है, इसको ऊपर खींचे तो टेंशन नीचे की तरफ लगेगा। ऐसे ये चीज ध्यान रखनी है, आउटवर्ड। ठीक, उस एंड से इधर, इस एंड से इधर। एक चीज और देखो, एक चीज और लिख लो उसमें। स्ट्रिंग है, जैसे इसको बताएं या ना बताएं? जैसे स्ट्रिंग है, एज्यूम दिस इज अ स्ट्रिंग, ओके। इसको किधर फोर्स लगा सकते हैं? इसको अगर बाहर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा? तो इसके अंदर टेंशन जनरेट होगी, ठीक है। और अगर अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो क्या ये फोर्स को रेजिस्ट करेगा? टेंशन किसको रेजिस्ट करता है? सिर्फ बाहर की तरफ टेंशन की फोर्स को, अंदर की तरफ फोर्स को रेजिस्ट नहीं करता। कोई रस्सी लटका दी, उसमें ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसको वो टेंशन स्ट्रिंग कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाएगा, सिर्फ बाहर की तरफ। स्प्रिंग में क्या हो रहा था? चाहे अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करो और चाहे एक्सपेंड करो, दोनों तरफ फोर्स लग रहा था। ये डिफरेंस है यहाँ स्प्रिंग का। तो सिंपली इसके बाद लिख लो, स्प्रिंग रेजिस्ट ओनली, string resists only, string resists only ऐसा तो elongation, सिर्फ elongation को रेजिस्ट करता है। या बोलेंगे तो ऐसे टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स, elongation और टेंसाइल फोर्स। ये चीज समझ में आ गई? जहां पर भी स्ट्रिंग हो तो हमेशा उसमें फोर्स क्या लग रहा होगा? खींच ही रहा होगा, अंदर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। जब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट से हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है। ठीक, स्प्रिंग देख लिया, टेंशन इन स्ट्रिंग देख लिया, ग्रेविटेशन हमें पता है, mg वगैरह अभी देखना भी नहीं है, mg से हमारा सारा काम चल जाएगा। तो अब कौन सा फोर्स बचा? फ्रिक्शन। अब रीडिंग डालो फ्रिक्शन, जिसको हमें विस्तार से पढ़ना है। फ्रिक्शन फायदेमंद चीज होती है, नुकसान दे? इज फ्रिक्शन एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस? बोथ। वेरी गुड। ठीक है, फ्रिक्शन में क्या होता है? जैसा फायदा होता है नुकसान होता है। दोनों चीजें होती हैं, कभी वो डिपेंड करता है कि कौन सा यूसेज क्या है, हमारा डिजायर्ड आउटकम हमें क्या चाहिए। अब फ्रिक्शन को एक्सप्लेन कैसे करें? जब भी दो सरफेसेस, कोई भी बॉडी है तो उसकी कुछ ना कुछ सरफेस होगी। जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ मोशन करती है, कैसा मोशन? उसको बोलेंगे रिलेटिव मोशन। उस मोशन को वो क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, सो लिखो, व्हेनेवर, ठीक है, व्हेनेवर टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, whenever two surfaces in contact have relative motion between them, whenever two surfaces have relative two surfaces in contact have relative motion between them, a force comes into play which opposes this relative motion. This relative motion
and acts parallel to the surface, and acts parallel to the surface. Acts parallel to the surface. Full stop. अर्थात यानी कि whenever two surfaces are in contact, जब भी दो surfaces क्या है contact में, दूसरे के टच में, तो ये कैसा फोर्स है? contact force, non contact force? contact force. contact force and non contact forces पहले बताया ना, ये बताया थे, याद है नहीं याद है? चलो फिर से रिवाइज करा देते हैं। फोर्सेस को हम उनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बेस पे दो तरीके से कर सकते हैं। एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे पुश, जैसे डोर को पुश करना है या पुल करना है, क्या हम बिना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? डोर को छुए ना और वो दूर से ही पुश कर लें, होगा? नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। उसी तरीके फ्रिक्शन भी कब ऐड करता है? जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं। उसके अलावा मैंने स्ट्रिंग वाला देखा, स्ट्रिंग में भी कब टेंशन होगी? जब उसमें, जब कांटेक्ट उसमें हो, उसको पकड़ करके कहीं पर फोर्स लगा रहा, दूर से फोर्स ऐसे नहीं लगता। इसके अलावा कौन से कांटेक्ट फोर्स हो सकते हैं? विस्कोसिटी, और कौन से हो सकते हैं? फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं? ढेर सारे ऐसे, पुश, पुल, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, और क्या क्या हो सकता है? हाँ, किसी ने क्या बोला? क्या बोला था? ठीक है, ऐसे और कई फोर्सेस हैं। नॉन कांटेक्ट का मतलब क्या होगा? जिसमें टच ना हो। ऐसे कौन से दो चीजों में फोर्स लग सकता है कि कांटेक्ट ना हो? ग्रेविटी, वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है पर हम ऐसे ही लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, और कौन सा? कौन सा? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ, हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, करेक्ट है वो भी। और वंडरवॉल फोर्स, कूलॉम फोर्स, ठीक है, वो कूलॉम्बिक होता है नेचर में, कैसा होता है ये मुझे याद नहीं है, कूलॉम्बिक ही होता है शायद ना। वंडरवॉल्स कैसा होता है? कूलॉम्बिक होता है या नहीं होता है नेचर में? वंडरवॉल्स किसके बीच में लगता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में? चलो मुझे पता नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और किसी ने भी एक बोला था कुछ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, वो भी ठीक है, वैसे तो इसके अंदर आ जाएगा पर अलग से भी लिख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस सेंट्रीपिटल फोर्स आर एक्चुअल फोर्स। याद करो, वो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? कोई भी ऐसा फोर्स जो सर्कुलर मोशन कराता है। अब वो कौन कौन हो सकता है? जैसे कि हम एक रस्सी में पत्थर बांधकर उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो वहां पर कौन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? टेंशन होता है। जब अर्थ सन के चक्कर लगा रही होती तो वहां कौन सेंट्रीपिटल फोर्स होता है? ग्रेविटी होता है। जब कार ऐसे गोल टर्न कर रही होती है, वहां पर कौन सेंट्रीपिटल फोर्स होता है? फ्रिक्शन होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम है, टाइटल है, पदवी, ठीक है, जैसे टाइटल है, वो किसी उसका एग्जैक्ट नाम नहीं है। सो इसलिए हमने लिख रहा है। अर्थ और सन के प्लेनेटरी मोशन के केस में नॉन कांटेक्ट है क्योंकि ग्रेविटी है, और पत्थर घुमाने के केस में टेंशन स्ट्रिंग है यानी कांटेक्ट। इतना क्लियर है? फ्रिक्शन कैसा टाइप का फोर्स है? कांटेक्ट। कांटेक्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। सो डेफिनेशन में देखो, व्हेनेवर यानी जब भी, यानी कि हमेशा, कभी ऐसा केस नहीं होता है
कि फ्रिक्शन वो है बिना उसके बाकी एग्जिस्ट करे। व्हेनेवर क्या है, टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, जब दो सरफेसेस हो, एक सरफेस अकेले फ्रिक्शन नहीं लगेगा, एक सरफेस को क्या मतलब क्यों फ्रिक्शन लगेगा। व्हेनेवर दो सरफेसेस होती हैं कांटेक्ट में, ठीक है, और उनके बीच क्या हो रहा हो, क्या है, कैसा मोशन, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन याद है ना, रिलेटिव मोशन क्या होता था, जब दो बॉडीज के मोशन के केस में उसमें से एक बॉडी को हम ओरिजिन मान लें तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी का जो मोशन होता था उसे रिलेटिव मोशन कहते थे। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाता था, वी ए माइनस वी बी, या वी बी माइनस वी ओ क्या होता था, देखना इसको, ठीक, रिलेटिव मोशन क्या होता है। ध्यान रखना, फ्रिक्शन अपोज मोशन को नहीं करता है, फ्रिक्शन का काम मोशन रोकना नहीं है, फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को रोकना। ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि फ्रिक्शन से मोशन हो रहा हो, फ्रिक्शन मोशन करा रहा हो, बट रिलेटिव मोशन को वो हमेशा रोकेगा। क्या वो भी करना तो अभी तो करेंगे ना, अभी जैसे बताएंगे डेफिनेशन तो समझ में आएगा। दो चीजों की जो रिलेटिव मोशन हो रहा हो उसको फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करता है, वरना वो मोशन को नहीं रोकता है, रिलेटिव मोशन को रोकता है। ठीक, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है। और हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा, कभी भी मोशन को बढ़ाएगा नहीं, हमेशा अपोज करेगा। ऐसे एक बॉडी है, एक ये दूसरी बॉडी के ऊपर है, सो एक इसकी ये सरफेस हो गई और एक इसकी ये सरफेस हो गई, ये दोनों सरफेस है, अभी ये रुकी हुई है दोनों बॉडीज, तो क्या इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा ना। अब मान लो कि ये इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से जा रहा है और ये दोनों वेलोसिटी इक्वल नहीं है, बोथ वेलोसिटी आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो क्या होगा, दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होगा। मान लिया इस केस में कि VB ज्यादा है और VA कम है, सो कौन सी बॉडी इसके रिस्पेक्ट में, ये बॉडी इधर भागेगी, ये बॉडी भागेगी, सो रिलेटिव मोशन हुआ। यहाँ पर क्या होगा, इस सरफेस पर ये इधर वो बॉडी भाग रही है ऐसे, सो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, ठीक है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव मोशन को रोकेगा। अगर VA ज्यादा होता, इसी केस में क्या हो, VA अगर ज्यादा हो तो इस बार क्या होगा, VB पहले रुक जाएगा यहीं और VA उसके नीचे से निकल रहा होगा आगे, तो उस केस में रिलेटिव मोशन किधर होगा, उस केस में रिलेटिव मोशन इधर हो रहा होगा। इसके ऊपर से देखने पर क्या लगेगा कि ये बॉडी इधर जा रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। इतनी चीज समझ में आई, नहीं आई ना। रिलेटिव मोशन जब बताया था, मान लो एक ट्रेन चल रही है, ठीक, एक ट्रेन चल रही है, कितनी स्पीड से, 440 140 किलोमीटर प्रति घंटा। वो तो ठीक है, अब सोच रहे तुम कौन सी ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, हम 90 km ले रहे हैं, ओके, 90 किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं, ठीक है, 140 भी ले सकते, ले रहे 140 ही ले लेते हैं। 140 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन चल रही है, उसकी सरफेस एकदम फ्लैट है, उसकी अब कोई जमीन पर खड़ा आदमी है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ऐसे ट्रेन ही निकली, तो उसे ट्रेन की स्पीड क्या दिखेगी, कितनी लगेगी, 140 किलोमीटर पर आवर लगेगी, ठीक। अब मान लो कि इसके बगल में पैरेलल रोड है, ट्रैक में होता ना कई जगह की रोड बगल में चल रही है, बगल में ट्रैक है, ठीक है, सो बगल पे ट्रैक है, सड़क है, और उस सड़क पर एक कार चल रही है, उस कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। उस कार के अंदर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ट्रेन है,
इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो कार है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। इसकी स्पीड कितनी है 60 kmph, इसकी कितनी है 140 kmph। इस कार के अंदर बैठे इंसान को ये ट्रेन कितनी स्पीड से चलती दिखेगी? कितनी? 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर दिखेगी ना, उसके लिए इसकी स्पीड कम हो जाएगी ना। ये चीज किसको किसको समझ में आई? आई समझ में? बता अच्छा शीघ्र। क्यों? अच्छा क्यों बनेगी? अच्छा कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा है इसका? बताओ प्रैक्टिकली तो है। जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो जमीन हमें क्या लगती है कि पीछे भाग रही है, नहीं है? हाँ सर, लेकिन सर चलाने में नहीं लगता, जब कोई बैठता है जैसे हाँ बैठने पर लगता है। तो हमने कहाँ कहाँ कहीं चला रहे हैं, हमने कहा कार में जब वो जैसे चल रहे हो तो जमीन लगता है कि पीछे चल रही है। ठीक, दूसरी कारें जिनकी स्पीड हमसे ज्यादा है हमें थोड़ा स्लो लगेगी हमसे आगे, और जो उल्टी तरफ लग रही है हमें लगेगा वो पीछे जा रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, अपने आप को हम क्या मान रहे हैं? ओरिजिन मान रहे हैं। सो वही रिलेटिव स्पीड है। सो ये फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। मान लो इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा है, वो इधर को सरक रहा है, ठीक, कितनी स्पीड से? 160 की स्पीड से, और इसकी स्पीड कितनी है? 140। तो जैसे इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में ये कितनी स्पीड से चल रहा है? 20 kmph ना। इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में कितना चल रहा है? 20 kmph। तो फ्रिक्शन किसको अपोज करेगा? उस 20 kmph को करेगा, ना कि इस चीज को। ओके, अब आते हैं मोशन पे। हाँ वो गिर गई है, अभी उठा रही है, अभी उठा सकते हैं। मान लो ये है ट्रेन, ओके, इस ट्रेन के ऊपर एक ये ब्लॉक रखा है, अभी ट्रेन रुकी हुई है। ट्रेन ने चलना स्टार्ट करा, ट्रेन ने चलना स्टार्ट करा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर तो कुछ फोर्स नहीं लग रहा ना, तो अलग ऑब्जेक्ट है ना। इसके ऊपर तो इंजन ने फोर्स लगाया, फर्स्ट लॉ से इसका मोशन स्टार्ट हो गया। मान लिया इसकी स्पीड जो है हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई। इसकी स्पीड अभी क्या है? 0। ठीक है, मान लिया कि ये कार ट्रेन स्टार्ट हुई, इसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड क्या है? 0 किलोमीटर पर आवर। सो इस ट्रेन में जैसे कोई बैठा हो उसे ब्लॉक क्या लगेगा? उसे लगेगा कि ब्लॉक पीछे जा रहा है, वो खुद आगे जाएगा तो ब्लॉक उसे क्या लगेगा? पीछे जा रहा है। तो रिलेटिव मोशन हुआ, तो रिलेटिव मोशन किस तरफ हुआ? ऐसे हुआ पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? आगे की तरफ। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? इसको आगे धकेलेगा। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो क्या होता? ये ट्रेन निकल जाती और ये ब्लॉक वहीं जमीन पर गिर जाता। मान लो ये ट्रेन है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अभी रखा है ऐसे। अगर ये अचानक से चलना चालू तो क्या होगा? ये चला जाएगा, ये यहीं रह जाएगा, ठीक है। बट होता क्या है कि जब ये चलना चालू करेगा, इनके बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन। तो वहां लगेगा फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ? आगे की तरफ। उसी वजह से वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है। आया कि नहीं समझ में कुछ? तो ये वो केस था जो पूछ रहे थे ना कि कब मोशन कराता है। इस केस में फ्रिक्शन मोशन करा रहा है। अगर किसी चीज के ऊपर रखी कोई दूसरी चीज मूव कर रही है, इसका मतलब वहां पर फ्रिक्शन है जो मोशन करा रहा है, वो मोशन ना करता। अब लिखो, ओरिजिन वगैरह बताएं क्या? बचपन में पढ़ा होगा ना। हाँ, 4th क्लास में है, 5th क्लास में है। अरे किसी को तो आइडिया होगा फ्रिक्शन किस वजह से होता है? हाँ, घर्षण बल किस कारण होता है? उसका उद्भव क्या है? उत्पत्ति क्या है? फ्रिक्शन। अच्छा, एक पॉलिश्ड टाइल हो,
एकदम जैसे टाइल्स लगी है फ्लोर पे, एकदम पॉलिश्ड हो, एकदम चमकदार, एकदम नहीं। और एक हो क्या ऊबड़ खाबड़ ऐसे सरफेस हो, मान लो पत्थर है टूटा फूटा ऐसा रफ सरफेस, तो किसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा होता है? रफ सरफेस पे। ये सबको पता है। ओरिजिन क्या होता है कि कोई भी सरफेस होती है तो वो सरफेस एक्चुअल में ऐसे होती है, ऊबड़ खाबड़। ठीक, इसके बीच में जो मीन लाइन है ड्रॉ कर दें, जिसके नीचे भी उतनी गहराई, ऊपर भी। जो ऊंचे पॉइंट होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं रिजेस। ठीक, ये भी एक रीज है, ये भी रीज है। जो सबसे नीचे के पॉइंट होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? फरोज। ठीक, इसके नाम से मतलब नहीं। जो दूसरी सरफेस है वो भी क्या होगी? वो भी ऊबड़ खाबड़ होगी, ऐसे कुछ भी रैंडम शेप होगी। इसमें भी रीजन है, इसमें भी फरोज है। तो जब दो सरफेसेस ऐसे इंटरैक्ट कर रही हैं, मोशन कर रही हैं, तो क्या होगा? इसके जो रीजन है, जैसे ये पोर्शन है, ये इस फरोज में जाके फंस जाएगा। जब ये मोशन होगा, मान लो ऐसे है ये, तो दूसरी बॉडी का, जैसे कोई बॉडी का ये रीज इसमें आगे फंस गया। तो जब फंस गया तो ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ क्या होगा? ये रिएक्शन फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। यही रीजन है फ्रिक्शन होने का। ठीक, क्लियर? लिखो ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं लिखाएंगे, मतलब नहीं है तुम लोगों को। और हाँ, एक और चीज इसमें बताऊंगी, लिखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब दो सरफेसेस में से जाएंगी, हम ये किसके बेसिस पे बात करें? बहुत ही स्मॉल स्केल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें। यहाँ जो एटम्स होंगे उनके बीच में भी क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा आपस में। आपस में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज। Atomic or molecular forces of attraction between the two surfaces. Force of attraction. Force of friction is due to atomic or molecular forces of attraction at between the two surfaces. At point of contact. Actual contact, points of actual contact, ये points of contact। अब देखो जितनी बड़ी है सरफेस की, पर ऊबड़ खाबड़ होने की इरेगुलरिटी की वजह से कांटेक्ट कहाँ है एक्चुअली? बस इस पॉइंट पर है यहाँ, और बस इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट पर होगा कांटेक्ट, इस पॉइंट पर होगा ना। तो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे बहुत थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर जहां पर कांटेक्ट होगा। तो दो सरफेसेस हैं जैसे, तो उनकी सरफेस तो बहुत बड़ी है, पर एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कांटेक्ट कितनी जगह है? बस बहुत ही थोड़ी थोड़ी जगह। सो एरिया की वजह से फ्रिक्शन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एरिया की वजह से फ्रिक्शन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि दो सरफेस ऐसे रखे हैं, जैसे कि हमने बोर्ड पे इसको रख दिया, तो हमें तो लग रहा है कि पूरी इसकी इतनी जो सरफेस है ऐसे रेक्टेंगुलर, और इसकी रेक्टेंगुलर सरफेस से कांटेक्ट में है। बट एक्चुअल में रीजेस, जो इसके रीजेस हैं, जो उसके रीजेस हैं, वो बहुत थोड़े से एक्चुअल पॉइंट कांटेक्ट में। उस वजह से एक्चुअल कांटेक्ट जो होता है एरिया का, वो बहुत कम होता है। सो एरिया से हम कहते हैं कि फ्रिक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लिखो 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 पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, पहला पॉइंट सीधे पॉइंट ही लिखा दे रहे हैं, नंबर 1 डालना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कैसे सिंबल होता है?
ऐसे लिख सकते हो एफ या एफ भी लिख सकते हो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जितना एरिया है उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे दो सरफेसेस हैं वो बड़ी सी हों और चाहे छोटी सी हों, उनके एरिया से फर्क नहीं पड़ता। सर फ्रिक्शन फिर फर्क पड़ता है किस पर है? सेकंड पॉइंट लिखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, ऐसे सिंपल बना दो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सा है। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस एंड देयर पॉलिश। हमें पता है स्मूथ सरफेस पर क्या होता है, बहुत ही कम फ्रिक्शन फोर्स लगता है, रफ सरफेस पर ज्यादा लगता है। सो नेचर ऑफ सरफेस पर फर्क पड़ता है। ओके, थर्ड पॉइंट, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होता है हमेशा उसके अपोजिट में होता है। ठीक है, बस इतनी ही चीज लिखो। ओके, फ्रिक्शन को एरिया से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल से फर्क पड़ता है। और हाँ अच्छा, एक पॉइंट हाँ मैं तो लिखी नहीं भूल गया, इट इज प्रोपोर्शनल टू, नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर डाल के लिखना है, इट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। रिएक्शन फोर्स मैंने लिखाया था कि नहीं, पहले बताया था। रिएक्शन फोर्सेस क्या होते हैं कि जैसे किसी सरफेस के ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है तो परपेंडिकुलरली वो सरफेस क्या करेगी, फोर्स लगाएगी इसको बैलेंस करने के लिए। जैसे वो बॉल आ नहीं था, मोमेंटम में करा था, जब ऐसे बॉल आ रही थी तो ये सरफेस क्या इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है, वो वाला। फ्रिक्शन की वैल्यू जब निकालने की बात आती है तो वो वैल्यू निकालते हैं कैसे, नॉर्मल रिएक्शन से। हमें देखना होता है कि वो जो सरफेस है उसके ऊपर परपेंडिकुलरली कितना फोर्स लग रहा है। नॉर्मल का मतलब यहाँ क्या है, स्पेशल और नॉर्मल वाला। कौन सा नॉर्मल है, कौन सा नॉर्मल का मतलब यहाँ क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बताओ। अब तक कई बार बता दिया, नॉर्मल माने, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का उल्टा कौन होगा, स्पेशल। नॉर्मल माने परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर जो लग रहा हो, तो जो परपेंडिकुलर रिएक्शन है वो वैल्यू, ठीक है। नॉर्मल की जगह लिखा होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा होगा ना, कहां पर नॉर्मल ड्रॉ करते थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। अब देखो फ्रिक्शन को थोड़ा सा प्रैक्टिकल से समझो। फर्स्ट लॉ हमारा सिंपली क्या कहता है, किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करनी चाहिए, मूव कर, उसका स्टेट चेंज हो जानी चाहिए। अगर रेस्ट में है तो मोशन में हो जाए, और अगर स्टेट एंड यूनिफॉर्म मोशन है तो उसकी डायरेक्शन या तो चेंज हो या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या दोनों भी चेंज हो सकते हैं। ठीक, यही होता था ना। अब मान लो कि कोई बॉडी एज्यूम करो, कोई भी बॉडी एज्यूम करो, जैसे कि क्या एज्यूम कर ली, टेबल, बुक, ठीक। कोई ट्रक खड़ा है, कोई ट्रॉली है, ट्रॉली को मत करो, उसमें पहिए लगे होते हैं, थोड़ा सा भारी चीज को एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, ऐसे कंटेनर, ठीक। इतनी चीज एज्यूम करना, इतनी भारी कि जो तुम पुश कर सको, तुम्हारे अंदर इतना फोर्स हो कि उसको मूव करा सकते हो, ठीक। इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाओ, कितना फोर्स, थोड़ा सा। जो कॉपी रखी है टेबल पे, इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा के देखो,
मोशन हुआ क्या? हुआ, तो उससे कम फोर्स लगाओ, इतना लगाएंगे, नहीं हुआ। ठीक, जैसे बैग रखा है, बैग के ऊपर हल्का सा फोर्स लगा कर देखो, थोड़ा सा, नहीं हो रहा है ना, रिलैक्स करो। जैसे कि इसी को हम रखते हैं हाथ में, इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो क्या होगा? मोशन नहीं होगा। पर अगर हम फोर्स बढ़ाते जाए एक पॉइंट पे आकर क्या होगा? मोशन होगा। जब थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं उससे मोशन नहीं हो रहा है, तो हम वो वाला केस ले रहे हैं। क्या होता है, हम जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाना चालू करते हैं तो कुछ लिमिट तक उसमें मोशन नहीं होता, उसके बाद मोशन होता है। अब ये तो फर्स्ट लॉ का वायलेशन हो जाएगा। फर्स्ट लॉ तो सिंपली क्या कहता है कि जब फोर्स लग रहा है तो मोशन होना चाहिए, यानी इनिशियल कंडीशन में जब हम छोटा सा फोर्स लगा रहे हैं F, मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि कोई अपोजिट फोर्स भी होगा, कोई अपोजिट फोर्स लगना चाहिए जो इसको जीरो कर दे, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। सो उस वाले अपोजिट फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लग रहा है, पर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं क्या हो रहा है? अभी भी एक कांस्टेंट है, पर एक पॉइंट के बाद जाके मोशन हो जाता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, फिर एक पॉइंट पे जाकर के समाप्त नहीं होती है, उतने पे कांस्टेंट होती है, हाँ समाप्त हो जाती है, उसकी वैल्यू उतनी पे फिक्स हो जाती है। ठीक है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है। लिखो, और लिखना है, फ्रिक्शन में लिखना है। When a small force is applied on a body, शॉर्ट में लिखा है, लिखने ज़्यादा पर नोट थोड़े समझते हैं। फ्रिक्शन को समझना जरूरी है, फ्रिक्शन समझ नहीं आएगा इसका क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, when a small force is applied on a body, it does not move. It does not move. Which means according to first law, which means according to first law, there must be some opposite force. There must be some opposite force. ठीक, which is called force. ठीक, तो फर्स्ट लॉ यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, ये मत एज्यूम करना कि बॉडी लगाई और मूव नहीं करेगी, उसी फर्स्ट लॉ के बेसिस पर हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, इतना क्लियर है? अब कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे ये बॉडी है, फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? किस जगह पर लगा रहे हैं? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ लगा रहे हैं। और बॉडी की सरफेस कहाँ है? सरफेस तो कांटेक्ट में ये वाली है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कहाँ? यहाँ पर। फोर्स लग रहा है थोड़ा ऊंचाई पर और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है थोड़ा नीचे। तो किसी बॉडी पर क्या होता है? थोड़ा ऊंचाई पर फोर्स लगाएंगे और इधर से नीचे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? रोटेशन जैसा होता है, उसमें कपल एक्ट करेगा, तो इससे तो बॉडी रोल कर जानी चाहिए, और वही होता है। जैसे कि कोई ऊंची बॉडी है, जैसे इसी टेबल को हम क्या करते हैं, चेयर को ऊपर से कुछ तरह से रोटेट करता है, तो हम अपनी प्रॉब्लम में क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे कि हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? एकदम सरफेस के नीचे, या हम ये एज्यूम करेंगे जो हमारी सरफेस है वो बहुत पतली है, या ये एज्यूम करेंगे कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि रोटेट कर ही नहीं सकता। ठीक, प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होगा कि एक यहाँ पर डिस्टेंस होगा जिसको हम बोलेंगे ऑफसेट, बट हमारे पर्पस के लिए हम उसे इग्नोर करेंगे। ठीक, अब फ्रिक्शन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, शुरू करते हैं, मान लो शुरू में फोर्स था 0, कोई फोर्स नहीं लग रहा था, सिर्फ नल वेक्टर हो गया, तो अभी तो कुछ फोर्स लग ही नहीं रहा, तो कुछ हो नहीं। थोड़ा सा फोर्स बढ़ाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फिर थोड़ा सा फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। विजिबल है पीछे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स लगाएंगे और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, यानी हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा होगा। तो बॉडी क्या मोशन में है? अभी मोशन में नहीं है, रुकी हुई है।
ऐसा करते जाए, बढ़ाते जाए, तो हमने देखा कि एक लिमिट आती है, उस लिमिट के बाद फ्रिक्शन काम करना बंद कर देता है। अब अगर हम फोर्स लगाएंगे F, तो क्या होगा, ये फोर्स इससे ज्यादा हो जाएगा। तो जब फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, अब इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा F माइनस फ्रिक्शन फोर्स। पहले तो क्या थे, दोनों बराबर थे तो वो जीरो हो जाएगा, अब तो वो जीरो नहीं होगा। ठीक, तो जब जीरो नहीं होगा, अब बॉडी मोशन करने लग जाएगी। तो जब बॉडी मोशन करे तो क्या फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो गया? फ्रिक्शन फोर्स अभी भी है, फ्रिक्शन फोर्स अभी भी है। हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पर कितना, F, पर बॉडी मोशन किस फोर्स के अंदर करी, F माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो इसीलिए किसी भी बॉडी के ऊपर जब हमें मूव कराना हो तो जितना फोर्स चाहिए होता है सिर्फ उसको मूव करने के लिए, उससे हमेशा ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि कुछ फ्रिक्शन हमेशा रहता है, उस फ्रिक्शन को भी हमें फोर्स हम जो देते हैं वो फ्रिक्शन उस फोर्स को कैंसिल कर देता है। जैसे किसी बॉडी पर मान लो 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक, और बॉडी को हमें मूव करने के लिए आइडियली चाहिए था 8 न्यूटन फोर्स, 8 न्यूटन चाहिए था, पर हमें देना कितना पड़ेगा, 10 न्यूटन, क्योंकि 2 न्यूटन तो कैंसिल हो जाएगा, तब जाकर के 8 न्यूटन लगेगा। अगर हम 8 न्यूटन फोर्स देंगे तो कितना लगेगा, 8 माइनस 2 6 न्यूटन, 6 न्यूटन मूव ही नहीं करेगा। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स को भी हमें कैंसिल करना पड़ता है, इतनी चीज दिमाग में रखी। जब बॉडी मूव कर रही है, अब इस वाले केस में बॉडी मूव करने लग गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो गया, फ्रिक्शन फोर्स अभी भी लगेगा। तो इस बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। सो लिखो, इट कैन बी क्लासिफाइड इन 3, it is of 3 types. It is of 3 types. Static friction, kinetic friction, static friction, kinetic friction और रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग, ROLLING, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, अब हेडिंग स्टैटिक। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाएंगे जिसके बेसिस पे क्वेश्चन करने हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन हेडिंग डाली, पहला पॉइंट लिखो जो इंपॉर्टेंट है, चाहो तो उसमें ऐसे लिख लेना, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग force. It is a self-adjusting force. इसका मतलब क्या है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे थे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा था, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे थे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा था। इसका मतलब है अपने आप को एडजस्ट कर रहा है ना, जैसे जैसे फोर्स लग रहा है अपने आप की वैल्यू चेंज कर रहा है। तो ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। फोर्स क्या है, उसी के आगे लिखो, फोर्स में उसी लाइन में अप टू अ लिमिट, अप टू अ लिमिट। कब तक ये ऐसा करता है, एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड इन्फिनिटी तक, वरना कोई बॉडी कभी मूव ना करती। इट कीप्स, सेकंड पॉइंट है, इसका नाम स्टैटिक क्यों है, जब तक ये फोर्स लगेगा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। इट कीप्स बॉडी इन रेस्ट, बॉडी इन रेस्ट, बॉडी क्या रहती है, रेस्ट में, एज नेट फोर्स बिकम जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। जितना भी फोर्स लग रहा होता है बॉडी पर, ये उसको कैंसिल आउट कर देता है, क्योंकि उसकी वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, जब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। जैसे ट्रक है, ऐसे सड़क पे क्यों खड़ा रहता है, क्योंकि इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है।
ठीक है, कोई ब्लॉक ऐसे छोड़ दे, हवा चल रही है, वो क्यों नहीं उड़ जाता? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, जब हमें चलना हो, हल्का सा पूछ दें तो चल लेते हैं? नहीं, एक लिमिट होती है, उसके आगे फोर्स लगाना होता है। ये चीज़ें कि नहीं पहले नहीं होगी थी। जैसे कि कोई ढलान है, इसका नहीं, मान लो ढलान है, इसके ऊपर हल्का सा इधर पे करा, सब ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है, तो भी मोबाइल क्यों नीचे स्लिप हो रहा है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लगा। पर अगर बढ़ाते जाएंगे, एक पॉइंट क्या आएगा, उसकी लिमिट पहुंच जाएंगे, तब सेल्फ स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है अप टू अ सर्टेन लिमिट। और क्या हो गया? दूसरा पॉइंट क्या है? ये बॉडी को रेस्ट में रखता है। ठीक, ऊपर हमने पहले लिखा दिया था कि एरिया से फर्क नहीं पड़ता है। किस पर फर्क पड़ता है? नॉर्मल रिएक्शन से फर्क पड़ता है। ठीक है, व्हेन, ये आखिरी है इसमें, इसके बाद उसका फॉर्मूला है व्हेन body is in मत लिखना, body is just about to move, स्लैश ऐसे ऑब्लिक लगा दीजिए, हाँ, इन स्टेट ऑफ इम्पेंडिंग मोशन, इम्पेंडिंग कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, हाँ, स्टैटिक फोर्स नहीं करेगा, हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स फुल स्टॉप। इम्पेंडिंग मोशन का मतलब क्या? बॉडी के ऊपर जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, बॉडी रुकी हुई है, पर फोर्स बढ़ाते जाएंगे, एक लिमिट के बाद क्या होगा, बॉडी मूव कर रही है। तो वो जो पॉइंट है कि बस अब मूव करने वाला, अभी मूव कर नहीं रहा है, अभी वो रेस्ट पर है, मैक्सिमम कंडीशन जो है, उस कंडीशन पर जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिख लो इसके नीचे फॉर्मूला, एफ एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन is less than or equal to mu s n, where mu s is equal to, mu s क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। हमने क्या लिखा था कि फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नॉर्मल रिएक्शन के। सो उसके प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सरफेस, जो सरफेस है उसके ऊपर सरफेस ही लिख लो, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सरफेस। लेस देन और इक्वल टू का साइन क्या लगा है कि जैसे लेस देन इसलिए कि ये इससे कम लगता है, लिमिट की बात हो रही है ना। जब लिमिटिंग केस होगा वहां पर क्या हो जाएगा? इक्वल। उस केस में क्या हो जाएगा? इक्वल। ये जो म्यू की वैल्यू है, ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये जो म्यू की वैल्यू होती है, ये लिमिट की वैल्यू होती है। फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड फोर्स नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड फोर्स नहीं है, वो सेल्फ एडजस्टिंग है, यानी उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो हमसे क्वेश्चन में अक्सर क्या पूछते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू वाली। स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10 न्यूटन होता है या 3 न्यूटन होता है, नहीं, 0 से लेकर के किसी लिमिट तक होता है। मान लिया कहा जाए कि तो बताओ मैक्सिमम कितना होता है, उसे हम बोलते हैं लिमिट।
छोटा सा ग्राफ बना दो, ये फोर्स है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स। अच्छा मत बनाया तो नहीं ना सर। मान लिया, अब ये बस तुम लोग को देखना है, मान लो एक ग्लास है, एक ग्लास कैसे स्लैब है, उसके ऊपर हमने वुड का एक ब्लॉक रखा है, एक वुड का ब्लॉक रखा है। अब इन दोनों के जो सरफेस है उसके नेचर पर लिखा था, नेचर ऑफ सरफेस और पॉलिश पर डिपेंड करता है, उस पॉलिश पर डिपेंड करेगा म्यूएस की वैल्यू कितनी है। मान लिया कि इस केस में म्यूएस की वैल्यू है 0.25। इस ब्लॉक का मास है 10 kg, ठीक, ब्लॉक का मास है 10 kg। हमें बताना है कि हम इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएं, कितना फोर्स लगाएं कि ये मूव करने लग जाए, मिनिमम, बस मूव करने ही वाला हो, ठीक। नहीं है समझ, लिखो इसको, नोट ऐसे डायग्राम को लिखो, क्यों लिखो क्वेश्चन, इसको बनाओ, अभी समझ में आ जाएगा। इसको डायग्राम को बनाओ, ये क्वेश्चन मल्टीपल पार्ट का है, ठीक, मल्टीपल पार्ट्स का है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या है, जी की वैल्यू यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम ले लेंगे, ठीक है, इजी है। यहाँ विजिबल है अपने में नीचे, नहीं, यहाँ नीचे लिखा है, थर्ड हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, पहला पार्ट है क्वेश्चन का, एट व्हाट अप्लाइड फोर्स, एट व्हाट अप्लाइड फोर्स द ब्लॉक विल बी जस्ट अबाउट टू मूव। सेकेंड पार्ट है, इफ 17 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड द ब्लॉक विल बी इन रेस्ट और मोशन। और थर्ड पार्ट है, फॉर 80 न्यूटन फोर्स फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ओके, क्वेश्चन कर रहे हैं, करो। कैसे करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन पढ़ के वो पहले भी ना क्वेश्चन पहले सबने नोट कर लिया, कहाँ नोट करा है, कहाँ नोट करा है, तो क्वेश्चन लिख के बिना ऐसी वैल्यू से हो जाएगा, नोट कर लिया क्वेश्चन, लिखा, बताओ सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
सिर्फ एक फॉर्मूला है हमारे पास ना, क्या फॉर्मूला है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। इसमें से हमें क्या निकालना? फ्रिक्शन फोर्स तो पता ही करना है, ठीक है। अभी हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, हेडिंग चाहो तो सॉल्यूशन। म्यू एस की हमें वैल्यू पता है, नॉर्मल रिएक्शन हमें फाइंड करना है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? इस सरफेस के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है नीचे डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ रिएक्शन लगेगा। उसी रिएक्शन को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? नॉर्मल रिएक्शन। नाउ नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? इस सरफेस पर इसका कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इस सरफेस पर क्या फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन तो लग रहा है। नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इसका वेट लग रहा है ना ब्लॉक का। सो लिखो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। देखो अच्छा ऐसे मत लिखना, पूरा लिखा है इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में क्या होगा? सिग्मा fy क्या होना चाहिए? 0। जब ये सरफेस पे ऐसे रखा है, ठीक, क्या ये उड़ जा रहा है ऊपर? ये नीचे जा रहा है, मोशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिग्मा fy क्या हो जाएगा? 0। वर्टिकल में क्या आएगा? n, तो नीचे की डायरेक्शन में आएगा mg 0। सो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? mg। हो गया? वैल्यूज पुट कर दो। m की वैल्यू कितनी आएगी? m की वैल्यू कितनी है? 10, g की वैल्यू 10, तो कितना आया? 100 न्यूटन। mg नीचे की तरफ लगेगा, सो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी? ऊपर की तरफ। कितनी लगेगी? mg के बराबर लगेगी। सो वही कितनी आ गई? mg। m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10। सर पहले का आंसर 25 होगा। आंसर अभी नहीं पूछा है ना। इतना समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन निकालना, किसको नॉर्मल रिएक्शन निकालने में दिक्कत है? कहाँ निकाल रहा है? ये चीज समझ में आई कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकाला कि नहीं आई? नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कोई सरफेस है जिसके ऊपर अगर हम नीचे फोर्स लगा रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है? वेट, जो ब्लॉक रखा है उसका वेट लग रहा है ना। ठीक है, जैसे इस पर कोई चीज लग रहा है, जैसे अपने हाथ में कोई चीज लग रही है, इसका जो वेट होता है वही नीचे लगता है ना। तो उस सरफेस पर कौन रखा है? मेटल ब्लॉक रखा है, तो उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, वही सरफेस ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो वो हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। n इज इक्वल टू 50। समझ में आ गया इतना चीज? n हमने निकाल लिया और म्यू एस हमें पता है 0.25। अब इसका यूज करना। अब आते हैं पहले पार्ट पर। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस फोर्स पर बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होगा। जस्ट अबाउट टू मूव का मतलब क्या? कि मोशन अभी हो नहीं रहा है। हम कहां पहुंच गए? लिमिटिंग कंडीशन पे। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स था? एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स था। एक सेल्फ एडजस्टिंग, जितना फोर्स बढ़ाते थे उतना वो बढ़ता जाता है। तो जस्ट अबाउट टू मूव क्या? कि थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाया तो अब ये मूव करने लग जाएगा। यानी ये कौन सा केस हुआ? लिमिटिंग कंडीशन हुआ ना। तो लिमिटिंग का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम। अब कंडीशन क्या होती है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एस एन से कम होता है या उसके बराबर। तो लिमिट कब होगी? मैक्सिमम। ऐसे लिखो एफ एस मैक्स। मैक्सिमम वाला क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, यहां पर वैल्यूज रख लो, निकाल दो, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। ये चीज समझ आई कैसे हुई? ये चीज समझ आई कैसे हुई कि नहीं? या दिक्कत है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग है, बढ़ता रहता है जितना फोर्स लगाते हैं। तो जब जस्ट अबाउट टू का मतलब मैक्सिमम हमें बताना है, मैक्सिमम फोर्स कितना है। मैक्सिमम कितना होगा? जब इक्वल हो जाए, उससे ज्यादा जाएंगे तब तो वो लिमिट के पास पहुंच जाए। ठीक, समझ में आया? हाँ, क्या बात कर रहे हैं ना? तो इस
ये तो हमने n निकाला, म्यूएस निकाला। अब पूछा है कि किस फोर्स पर ब्लॉक मूव करने लग जाएगा, तब जब फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग में होगा ना, और लिमिट पर कितना होगा, इतना, इससे तो कम नहीं हो सकता है ना, 0 पे। यहाँ वैल्यू रखेंगे 0.25 इंटू 100, क्या हो जाएगा 25, यानी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा 25 न्यूटन। यानी कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है फॉर इसके लिए इम्पेंडिंग मोशन के लिए, यानी कि ब्लॉक जब बस मोशन करने ही वाला हो, मोशन अभी कर नहीं रहा, पर अगर थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाएंगे तो ब्लॉक मोशन करने लग जाएगा। वो कितना हो गया, वो किसके एफएस के बराबर होगा, यानी कि 25 न्यूटन। यानी इस ब्लॉक पर अगर हमने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक बस मूव करने ही वाला होगा। अगर हमने थोड़ा सा ही बढ़ा दिया 25.1 तो बस ये मोशन करने लग जाएगा, और 25 से कम फोर्स लगाएंगे तो मोशन नहीं करेगा। 25 न्यूटन से कम के फोर्स में मोशन नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इससे इसके क्या होगा, ज्यादा होगा, बराबर होगा। देखो 25 न्यूटन फोर्स लगाने पर क्या होगा कि ये ब्लॉक बस मूव करने ही वाला होगा, थोड़ा सा भी फोर्स लगा, 25.1 न्यूटन लगाया मोशन करने लग जाएगा, 25.01 भी लगाया तो मोशन करने लग जाएगा। 25 न्यूटन पर मोशन नहीं करेगा। इससे कम फोर्स पर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इससे ज्यादा होगा, कम। हमने क्या पढ़ा था, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जितना फोर्स अप्लाई होता है उतना फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो उससे कम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही होगा। सो तभी तो अगर ये हमेशा 25 होता, अगर हमेशा 25 होता तो क्या होता कि हम फोर्स इधर लगाते हैं मान लो 10 न्यूटन, और ये 25 लगाते तो इधर बॉडी उल्टी तरफ मूव कर रही होती, पर वो तो नहीं होता है। ऐसा होता है कि इधर फोर्स लगाए और इधर को भागे। सेकंड में क्या पूछा है कि अगर हम 17 न्यूटन का फोर्स लगाएं 70 न्यूटन का, तो क्या ब्लॉक मूव करेगा। फोर्स क्या है, म्यू एस एन से कम है, म्यू एस एन कितना है 25 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स क्या है उससे कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, बॉडी क्या रहेगी रेस्ट। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से कम अगर फोर्स लगाएंगे बॉडी क्या रहेगी रेस्ट। 25 न्यूटन तो कम से कम फोर्स हमें लगाना है, तब जाकर के वो मोशन स्टार्ट होना चालू होगा। तो उससे कम फोर्स जब भी लगाएंगे बॉडी करेगी। जब भी लिमिटिंग वैल्यू से कम फोर्स होगा तो बॉडी मूव करेगी नहीं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा उसके बराबर होगा, उसको मोशन करने नहीं देगा। इतना क्लियर है। यहाँ तक दिक्कत है किसी को कॉन्सेप्ट में? मेन चीज जो इसमें ध्यान रखनी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्वेश्चन इसलिए ज्यादा पूछते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। एक लिमिट निकालने के बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। इसको हम रिमूव कर रहे हैं जगह। अब थर्ड पार्ट क्या है कि अगर हम बॉडी पे कितना फोर्स लगा दें 80 न्यूटन, तो पहले तो ये बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ रहा है 25 न्यूटन, और फोर्स हम कितना लगा रहे हैं 80 न्यूटन, तो हम उससे ज्यादा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब इस बार मोशन होगा, इस बार मोशन होगा। सो यहाँ पूछा गया है एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये ब्लॉक है, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो फोर्स लग रहा है ये F जिसकी वैल्यू है 80 न्यूटन, और एक लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स उल्टी तरफ जिसकी वैल्यू कितनी है 25 न्यूटन। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 80 माइनस 25 यानी कि 55 न्यूटन। सो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है 55 न्यूटन, यही मोशन कराएगा। अब सेकंड लॉ से फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वैल्यू रख देते हैं 55 न्यूटन, मास कितना है 10 kg, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी एक्सेलरेशन इसमें होगी। क्लियर है अभी?
और अगर 25 न्यूटन से कम फोर्स लगाएंगे तो मोशन होगा ही नहीं। क्लियर है? इसके क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं होगी अभी। हमें सिंपली क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू आएगी उस फॉर्म में से, बस ये ध्यान रखना कभी ये कंफ्यूज मत होना कि बस जो वो एफएस होता है वही यूज हो जाता है। वो मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के उस वैल्यू के बीच में कहीं नहीं हो सकती। कितनी होगी? जितना हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर उससे कम वैल्यू है तो बॉडी रेस्ट पर, ज़्यादा वैल्यू है तो जितना उसका डिफरेंस आएगा, क्योंकि कुछ तो फ्रिक्शन कैंसिल करने में चला जाएगा, वो डिपेंड करेगा। और वो एन क्या होता है? वर्टिकल फोर्स। अभी सिंपल केस था, ये अभी सिंपल केस था। कॉम्प्लेक्स केस बनाना तो क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं क्या कर सकते हैं। मान लो ये बॉडी है m मास की, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? mg। हमने क्या करा, mg तो है ही है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा दी नीचे और दबाना चालू कर दिया, फोर्स p से। सो टोटल फोर्स क्या आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन? mg प्लस p, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई ना, और ज्यादा फोर्स लग रहा है सरफेस पे, और ज्यादा सरफेस पे फोर्स लग रहा है। क्लियर है? उसके अलावा क्या करें, ये जो p है ऊपर की तरफ लगा दें तो मतलब ब्लॉक को उठा रहे हैं, सो इस बार mg क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगी। क्या करें, ये जो फोर्स है वो एंगल पर लगा दें, इस बार क्या, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला, ये इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अगर थीटा है सो p sin थीटा इज होगा। दूसरा क्या करें, ये सरफेस को टेढ़ा कर दें। अब जो m है वो तो ऐसा रहेगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन तो इधर होनी चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन इधर होनी चाहिए, तो यहाँ लग जाती है जियोमेट्री। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ इसके ऐसे पैरेलल लाइन बना लो, तो ये पैरेलल लाइन है, इसको कट कर लिए, ये एंगल बराबर होना चाहिए। ये कितना था, ये 90, दोनों में कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वली आ जाएगा, ठीक है, ये एंगल थीटा के इक्वली आएगा। सो क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। सो नेट नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी? mg cos थीटा नहीं, सॉरी sin थीटा, mg sin थीटा। सो नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग केस में अलग अलग आती है, वो हमें करना पड़ता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर नहीं पाए, जब इसके क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। फिलहाल इतने में खास दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन भेजें ऐसा तो नहीं किसी का पढ़ने का मन खत्म? ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी है सबके पास? नहीं होगी। क्वेश्चन ये है एग्जांपल नंबर 5.7। देखो क्या लिखा है, लिखा है डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स lying on its floor will remain stationary। सीधा साधा क्वेश्चन नहीं है। एक ट्रेन है, ट्रेन चलेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी यानी एक्सेलरेशन हो रही है उसमें। उसके सरफेस पर ऐसे एक बॉक्स रखा है, सो बॉक्स जब वो ट्रेन चले तो बॉक्स उसके साथ साथ जाए, मतलब वो फिसल के नीचे ना गिर जाए। वो देखा एक्सपेरिमेंट या कभी करा है कि ऐसे टेबल है, उसके ऊपर एक क्लॉथ डाल दिया, टेबल क्लॉथ, उसके ऊपर सामान रखा और टेबल को क्लॉथ को जल्दी से खींचते तो सामान भी रुक जाता है। सो वैसा ना हो, जब ट्रेन चले तो ऐसा ना बॉक्स वहीं रह जाए, ट्रेन निकल जाए।
सो ट्रेन कितनी मैक्सिमम लिमिट से जाएगी कि बॉक्स स्टेशनरी रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देख रहे हो सब लोग क्वेश्चन ना। गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.15, म्यूएस की वैल्यू दे रखी है 0.15। ठीक, अब समझो यहां हमें क्या करना है कि बॉक्स को स्टेशनरी रखना है ट्रेन के रिस्पेक्ट में। ट्रेन के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, बॉक्स को स्टेशनरी रखना है। स्टेशनरी कौन रखेगा, फ्रिक्शन फोर्स रखेगा ना। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैक्सिमम लिमिट पूछी है तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की जरूरत है ना। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाता है, म्यू एस एन। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? बॉक्स को स्टेशनरी रखना है यानी कि बॉक्स ट्रेन के रिलेटिव क्या है, जीरो वेलोसिटी पर है, कांस्टेंट रेस्ट पर है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ही तो होगा जो कांस्टेंट रखेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस एन। अब जब बॉक्स चलेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो हो जाना चाहिए जीरो। ट्रेन जब चल रही है ऐसे, तो इधर को मान लो एफ पर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोज करेगा वो बराबर होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गया ये एफ तब तो क्या होगा, ये कम रह जाएगा, ट्रेन नीचे से उसके स्लिप कर जाएगी। तो यानी कि जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। लिमिटिंग केस क्या होता है, यही था ना। लिमिटिंग केस, मैक्सिमम केस में यही होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। सो फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस एन। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कितनी वैल्यू पता है, एक। कौन सी, म्यू एस क्या होता है, मान क्या होता है इसका, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ना हमें F पता है ट्रेन का फोर्स, ना पता है नॉर्मल रिएक्शन। बट क्वेश्चन में इसलिए ना वो दोनों चीजें पूछी नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। नाउ फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम सेकंड लॉ। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, m g, दोनों बॉक्स के ही है ना। सो ए क्या आया, म्यू एस जी। म्यू एस की वैल्यू 0.15, जी की वैल्यू 10 ली है, कितनी उन्होंने ली है, कुछ भी ले सकते हैं, 10 ले लेते हैं। सो क्या आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां पर दिक्कत हुई, समझ में आया? कुछ नहीं आया समझ में कि कुछ आया? आंसर आया नहीं समझ में, कैसे होगा? ट्रेन को हमें, ट्रेन जब चले तो बॉक्स क्या रहना चाहिए, स्टेशनरी। यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो। स्टेशनरी कौन रखेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन रखेगा ना। थर्ड पॉइंट लिखा था ना, अंडर स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। तो मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू एस एन। वैसे तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन होता है, बट ये क्या हमें पूछ लिया है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वाला इसके बराबर रखेंगे, जब बराबर रखेंगे ठीक है। बस इतना ही, इतने में ही लिखा देते हैं। सर 3 मिनट बाकी लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन हेडिंग डाल दो। अब स्टैटिक में बॉडी क्या रहती थी, स्टैटिक यानी रुकी हुई। काइनेटिक में क्या रहेगी,
मोशन से ना काइनेटिक का मतलब क्या था, काइनेटिक एनर्जी, काइनेमेटिक्स सब क्या था, जब कोई बॉडी मोशन में होती है। तो ये कौन सा फ्रिक्शन है, जब बॉडी मोशन में हो। लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, इट एक्ट्स व्हेन बॉडी इज इन मोशन। इट एक्ट्स व्हेन बॉडी इज इन motion and has a constant value, and has a constant value। फुल स्टॉप, पहला पॉइंट। ये कब होता है, जब काइनेटिक मोशन हो। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा था, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स था, उसकी वैल्यू 0 से लेकर एक लिमिट तक जाती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की ऐसा नहीं होता, एक फिक्स वैल्यू होती है। ओके, दूसरा लिखो, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक, अभी फुल स्टॉप मत लगाना। मान लो कि भाई ग्लास और वुड वाला, मान लो वुड का ब्लॉक मूव कर रहा है, स्टैटिक वाला काम खत्म, मूव कर रहा है तो उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। सो चाहे वो 10 मीटर पर सेकंड से चले, चाहे 30 मीटर पर सेकंड से चले, चाहे 50 मीटर पर सेकंड से चले, इसकी वैल्यू रहेगी सेम। ठीक, स्पीड से भी फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा हम एज्यूम करते हैं। एक्चुअल में बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो ब्रैकेट में लिखो, एक्चुअली देयर इज अ वेरी स्मॉल इफेक्ट, there is a very small difference of high speed chain। बहुत ज्यादा अगर स्पीड हाई नहीं लिखना था, लार्ज लिखना था, हाई को लार्ज कर लो, लार्ज स्पीड चेन। अगर स्पीड चेंज करते हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, पर उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर, विच इज इग्नोर। इसी में लिख लो विच इज इग्नोर, ब्रैकेट पर। जैसे शुरुआती में लिख लिया था कि फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पर, तो ये भी डिपेंड करता है। यहां पर क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू यूके, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर लेस देन इक्वल वाला साइन नहीं है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। फॉर्मूला लिख लो। ध्यान रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के अलग है और वो म्यू एस अलग है, उसकी वैल्यू कुछ और होगी, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। सेम मटेरियल के लिए सेम केस में, सेम केस से मतलब है कि सेम मटेरियल अगर उसी तरीके से आएगी। ठीक है, लिख लो एक और चीज, म्यू एस इज अब ग्राफ बनाना है इसके नीचे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग ना, यानी जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा। ठीक, फिर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, कांस्टेंट रहता है। ठीक, इसकी वैल्यू म्यू एस की इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो जब कोई बॉडी मोशन करना चालू करती है तो उसका फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। इतनी जगह पर क्या था, बॉडी स्टैटिक है यानी एट रेस्ट है, यहाँ पर बॉडी मोशन है। ओके,